आप सभी का अभिवादन। हम लोग आज की कक्षा से महाकवि भास रचित नाटक स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग महाकवि भास के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं और स्वप्न वासवदत्तम नाटक के कथासार के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा ये नाटक यहाँ पर आरंभ हो रहा है। नाटक की रचना जब होती है तो उसमें पात्र होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पात्रों की बात कर लें जो इस कथा में हैं। पुरुष पात्रों में देखें तो इसका जो नायक है वो उदयन है जो वत्स देश के राजा हैं। फिर यौगंधरायण आते हैं जो उदयन के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की योजना से ये जो नाटक में घटनाक्रम होने वाला है उसको रचा गया है। फिर रुमणवान हैं जो उदयन के दूसरे मंत्री हैं। वसंतक जो विदूषक हैं उदयन के मित्र हैं और विदूषक का जो पात्र नाटकों में रखा जाता है वो हास्य रस की उत्पत्ति के लिए रखा जाता है। विदूषक यहाँ पर वसंतक नाम का है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विदूषक का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि विदूषक एक उपाधि है, वसंतक उसका नाम है। ब्रह्मचारी एक ग्राम का छात्र है जो वहाँ पर आया हुआ है, जो लावणक नामक जो ग्राम था जिसमें ये आग लगने की घटना हम जब आगे नाटक पढ़ेंगे और यदि आपने कथासार सुना है तो आपको ध्यान होगा कि एक गांव है जिसमें आग लगी और जिस गांव में आग लगने से वासवदत्ता और यौगंधरायण मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसा समाचार फैलाया गया। यद्यपि यह असत्य था। उस ग्राम का नाम लावणक है और उस लावणक नाम के गांव में एक जो छात्र आया हुआ था अध्ययन के लिए वह वहाँ पर ब्रह्मचारी के रूप में आता है। दो कांचुकिये हैं। एक कांचुकिये मगध जो प्रदेश है उसके अंतःपुर का अधिकारी है और दूसरा कांचुकी उज्जैनी के अंतःपुर का अधिकारी है जो हमको मंच पर प्राप्त होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो घटना है उसमें जो मुख्य योजना है वो किस मंत्री की थी या कौन कौन मृत्यु को प्राप्त हुए, तो वो यौगंधरायण है जो वासवदत्ता के साथ में मृत्यु को प्राप्त हुआ, ऐसी बात फैलाई गई है। ध्यान रखिए, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी बात फैलाई गई है। और एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि यौगंधरायण और वासवदत्ता की मृत्यु के पश्चात उदयन की देखभाल किसने की, तो वो मंत्री है रुमणवान। तो ये उदयन का दूसरा मंत्री है। तो पात्रों के विषय में भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पत्र में इन पात्रों के संबंध में किसी भी तरह से प्रश्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाटक का जब आरंभ होता है तो सूत्रधार होता है जो उसका आरंभ करता है नाटक का, और दो सेवक भी होते हैं। वो बहुत मुख्य भूमिका में नहीं हैं, इसलिए हमने उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की है। अब हम बात करें स्त्री पात्रों की, तो इसकी जो नायिका है, मुख्य नायिका, वो वासवदत्ता है जो उदयन की पत्नी है इस नाटक में और उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री हैं। यहाँ पर आपसे संबंध भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रद्योत कौन है, प्रद्योत कहाँ के राजा हैं, या उज्जैनी के राजा कौन हैं, या वासवदत्ता के पिता कौन हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उज्जैनी के राजा हैं प्रद्योत और उनकी पुत्री है वासवदत्ता जो इस नाटक की नायिका है। दूसरा अवंतिका। अवंतिका कौन है? अवंतिका वास्तव में कोई भिन्न पात्र नहीं है, ये वासवदत्ता ही है। और वासवदत्ता, क्योंकि अभी हमने चर्चा की कि ऐसी अफवाह फैलाई गई कि वासवदत्ता मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तो वो छद्म वेश में जब रहती है तो उस छद्म वेश का नाम है अवंतिका। दूसरा पद्मावती जो इसकी सहनायिका है। पद्मावती मगधराज की बहन है। मगधराज कौन है? उनका नाम है दर्शक। उनको दर्शक किस लिए कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि वो दर्शनीय हैं, देखने में सुंदर हैं, इसलिए उनका नाम दर्शक है। मगध के राजा हैं। उनकी बहन है पद्मावती और यह वही पद्मावती है जिससे उदयन का विवाह होने वाला है, ऐसा कुछ ज्योतिषियों ने बताया है और
नाटक में चलते चलते इनका विवाह भी हो जाता है। तो ये उदयन की दूसरी पत्नी है। फिर अंगारवती हैं, जो प्रद्योत उज्जैनी के राजा थे, उनकी पत्नी हैं और वासवदत्ता की माता हैं। तो वासवदत्ता जो इसकी नायिका है, उनके पिता है प्रद्योत, उनकी माता है अंगारवती। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वासवदत्ता की माता का क्या नाम है या अंगारवती किसकी माता हैं। तो वासवदत्ता की माता का नाम है अंगारवती। एक पात्र आता है तापसी का, जो मगध राज में जब वो तपोवन में जाती हैं मगध राज की पुत्री पद्मावती, तो वहाँ पर वो विद्यमान है तपस्विनी, वो तापसी के रूप में आती हैं। मधुरिका और पद्मिनिका पद्मावती की दो सखियां हैं, दासियों के रूप में वहाँ पर दिखाई देती हैं। धात्री एक तो पद्मावती की उपमाता है और वसुंधरा नाम की धात्री है, वो वासवदत्ता की धाय है, धाय जो उनका पालन पोषण करती है। विजया नाम का पात्र भी मंच पर दिखाई देगा और वो वत्सराज की प्रतिहारी है, द्वारपालिका है। तो ये यहाँ पर मुख्य पात्र हमको दिखाई देते हैं और आपको इनके विषय में ये ध्यान रखना है कि आपसे जब प्रश्न पूछा जाए, जैसे अभी हमने चर्चा की कि दर्शक कौन है, तो दर्शक मगध देश का शासक है, पद्मावती का भाई है। प्रद्योत कौन है, तो प्रद्योत उज्जैनी के राजा हैं और उनका नाम महासेन है। नाटक में आएगा कि उनका नाम महासेन क्यों है, क्योंकि महान है सेना जिसकी वह है महासेन, तो उन्हें महासेन भी कहा जाता है, प्रद्योत भी कहा जाता है। वो उज्जैनी के राजा हैं, वासुदत्ता के पिता हैं। रुमणवान और योगंधरायण मंत्री हैं उनके उदयन के। इसके अलावा आरुणी का नाम आता है, जिसका पात्र नहीं आता है, मंच पर नाम आता है। वो उदयन का शत्रु है और ऐसा शत्रु जिसने उसके राज्य का अपहरण कर लिया है। इसके अलावा नाम आते हैं गोपालक और पालक के, ये प्रद्योत के पुत्र हैं, वासुदत्ता के भाई हैं। ये भी मंच पर नहीं आते हैं, केवल इनके नाम ही आते हैं। पुष्पक भद्र ये दो नाम आते हैं और ये मुख्य नाम हैं क्योंकि ये पात्र भी मंच पर नहीं आएंगे, लेकिन ये वो ज्योतिषी हैं जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की थी और वो सत्य सिद्ध हुई थी और उन्हीं की भविष्यवाणी के आधार पर योगंधरायण ने वासुदत्ता के जलने की बात को षड्यंत्र के रूप में एक योजना, षड्यंत्र नहीं कहेंगे, एक योजना के रूप में रखा और पद्मावती से उनका विवाह आगे होगा, इस बात को उन्होंने समझा और उसके अनुसार कार्य किया। तो पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषी हैं। इसके लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किन्होंने ये बात बताई थी कि पद्मावती से उनका विवाह होगा, तो वहाँ पर आपको कहना होगा पुष्पक भद्र आदि। पद्मावती की माता का नाम भी आता है, वो भी मंच पर नहीं आती हैं, तो आपसे उनके लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मावती की माता का नाम क्या है। तो हम नाटक में देखेंगे कि उनका नाम है महादेवी और उन्हीं से मिलने के लिए पद्मावती तपोवन में आई हुई हैं। एक यक्षिणी का नाम भी आता है जिसका नाम अवंती सुंदरी है, वो भी मंच पर नहीं आई है। अंगारवती की बात हम कर ही चुके हैं और इसी तरह से कुंजरिका और विरचिका का भी वहाँ पर नाम आता है। कुंजरिका पद्मावती की सेविका है और विरचिका उदयन की एक प्रेमिका है। तो ये पात्र हैं जिनमें से कुछ मंच पर उपस्थित होते हैं और कुछ जो पात्र हैं वो मंच पर उपस्थित नहीं होते हैं, केवल उनका नाम वहाँ आता है लेकिन उनके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये इस नाटक के मुख्य पात्र, पुरुष पात्र और स्त्री पात्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि संस्कृत साहित्य की परंपरा है और हमारी एक भारतीय संस्कृति की भी परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम अपने ईश की वंदना करते हैं, हम मंगलाचरण करते हैं। मंगल के प्रति, अपने कल्याण के प्रति किया हुआ जो आचरण होता है वह मंगलाचरण कहलाता है। और मंगलाचरण के विषय में हम बात कर चुके हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। जिसमें नमस्कार किया जाए वह नमस्कारात्मक, जिसमें आशीर्वाद की कामना की जाए स्वयं के लिए या किसी और के लिए वह आशीर्वादात्मक, और जिसमें विषय वस्तु का संकेत किया जाए वह वस्तु निर्देशात्मक। तो नाटक यहाँ आरंभ हो रहा है, तो कहते हैं
नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार। सूत्रधारः, नांदी के बाद में सूत्रधार का प्रवेश होता है। तो नाटककार भास ने यहाँ पर इस श्लोक में मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, आचार्यों की इस परंपरा का पूर्णतः पालन करते हुए इस श्लोक की रचना की है। और वो बता रहे हैं कि सबसे पहले नांदी पाठ होता है और नांदी पाठ के बाद में सूत्रधार का प्रवेश होता है। अब सूत्रधार का जब प्रवेश हुआ है तो सूत्रधार कौन है? तो जैसे हम देखते हैं कि कोई कार्य जब मंच पर ये नाटक हो रहा है तो अचानक से अगर कोई दृश्य उपस्थित हो जाएगा तो नाटक के प्रति जो दर्शक हैं उनके अंदर रुचि जागृत नहीं होगी, उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि क्या होने जा रहा है। तो एक भूमिका उपस्थित करने के लिए, उसकी भूमिका को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर सूत्रधार का आगमन होता है। बहुत बार सूत्रधार के साथ में नटी होती है और बहुत बार केवल सूत्रधार का प्रवेश होता है जो उसको आरंभ करके जाता है। तो यहाँ पर सूत्रधार का प्रवेश होता है और वो कह रहा है, अब आप इस श्लोक को ध्यान से देखिए। उदयनवेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। देखिए, जब आप इसके शब्दों को देखते हैं तो आपको यहाँ पर उदयन शब्द दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसी पंक्ति में आगे आपको वासव दत्ता शब्द दिखाई दे रहा है। दूसरी पंक्ति में आपको पद्मावती दिखाई दे रहा है। उसके आगे वसंतक दिखाई दे रहा है। उदयन अभी हमने बात की, इस नाटक के नायक हैं। वासव दत्ता और पद्मावती इसकी नायिका हैं। वसंतक यहाँ पर विदूषक हैं। ये नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम अब जब इसका अर्थ करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। जब हम इसका अर्थ करते हैं, इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो ये शब्द निकलते हैं उदय नव इंदु। उदयन यहाँ पर था, उदयन हट जाएगा और उसके स्थान पे निकलेगा उदय नव इंदु। उदयकालीन नव नए इंदु, चंद्रमा के समान सवर्णों, समान रंग वाले, समान वर्ण वाले। आसव दत्ता बलौ, वर्णौ सवर्णौ हो गया और यहाँ पर हो गया आसव दत्ता बलौ। आसव मदिरा को कहते हैं। आसव को दत्ता देने के कारण अर्थात ग्रहण करने के कारण, बलौ जो बल से युक्त हैं, द्विवचन लगा हुआ है अर्थात दो की बात हो रही है। पद्मावतीर्ण पूर्णौ, पद्मावतीर्ण पूर्णौ जो कमल के समान कोमलता से युक्त हैं। वसंत कमरौ, वसंत के समान जो सुंदर हैं। बलस्य बलराम की, यहाँ पर भगवान बलराम की आराधना की गई है। बलराम की भुजौ दोनों भुजाएं, त्वाम तुम्हें, तुम्हारी, आप सबकी पाताम रक्षा करें। तो यहाँ पर हम जो श्लोक को पढ़ते समय उदयन, पद्मावती, वसंतक, वासव दत्ता को देख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसी उनके विषय में नहीं कहा गया है। कवि ने अपनी काव्य कुशलता के द्वारा शब्दों को इस प्रकार से रखा है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें उनके नाम दिखाई देते हैं। वस्तुतः यहाँ पर उनके नाम नहीं हैं। शब्दों का गुंथन इस प्रकार से किया गया है कि हमें पात्रों के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहा यहाँ पर कि जो उदयकालीन जो नया चंद्रमा है, चंद्रमा जब उगता है उस समय का जो चंद्रमा है उसके समान वर्ण वाली और मदिरा को पीने से जो और अधिक शक्तिशाली हो गई हैं, किंतु कमल के समान कोमलता से युक्त हैं, ऐसी वसंत ऋतु के समान सुंदर बलराम की दोनों भुजाएं आप सबकी रक्षा करें। क्योंकि रक्षा का कार्य भुजाएं करती हैं, इसलिए कहा गया कि वो आप सबकी रक्षा करें। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि भास ने अपने नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण को प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बलराम की भुजाओं को दर्शक समुदाय की रक्षा करने के लिए कहा गया है और उन्हें इस प्रकार से उनके विशेषणों को रखा गया है जिससे हमें वहाँ पर नाटक के पात्रों को देखने को मिलता है। अब प्रश्न उठता है, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि स्वप्न वासव दत्तम का जो मंगलाचरण है वो कौन से प्रकार का है।
अभी अभी हमने चर्चा की कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर हमें नमस्कार करने जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका तात्पर्य यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण नहीं है। आशीर्वादात्मक क्योंकि कहा गया आपकी रक्षा करें, आशीर्वाद की कामना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। फिर तीसरी बात जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि शब्द इस तरह से पड़े हुए हैं कि हमें जो नाटक के मुख्य पात्र हैं उनके नाम दिखाई दे रहे हैं। तो जो कथा वस्तु है, जो विषय वस्तु है या फिर नाटक के जो मुख्य पात्र हैं उनकी तरफ संकेत किया गया है, उनकी सूचना हमें यहाँ प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि स्वप्न वासव दत्तम का मंगलाचरण कौन से प्रकार का है, तो आपको उसका उत्तर देना होगा कि इस मंगलाचरण में आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों गुण समाहित हैं। क्योंकि आशीर्वाद की कामना की गई है इसलिए आशीर्वादात्मक, और क्योंकि मुख्य पात्रों के जो नाम हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उनकी ओर संकेत किया गया है, इसलिए वस्तु निर्देशात्मक यहाँ पर मंगलाचरण दिखाई देता है। यहाँ पर नाट्यशास्त्र की जो परंपरा है उसका पालन करते हुए मुख्य पात्रों के नामों का निर्देश महाकवि भास ने किया है। और श्लोक में प्रयुक्त जो उनके विशेषण हैं चारों, वो नाटक के पात्रों के नामों की सार्थकता के साथ साथ अपनी चारित्रिक विशेषताओं को भी उजागर करते दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रथम इस श्लोक में सबसे पहले उदयन शब्द आता है, तो उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे विदित होता है कि नाटक का नायक उदयन है, जो उदयकालीन चंद्रमा के समान नमस्कार के योग्य है। और जैसे चंद्रमा सुंदर होता है वैसे सुंदर है, जैसे चंद्रमा उज्ज्वल होता है उसी प्रकार से उसका जो यश है वो उज्ज्वल है, और वह उन्नति, वृद्धि और मंगल का प्रतीक दिखाई देता है। फिर नाटक की जो नायिका है वासवदत्ता, उसके लिए यदि हम देखें तो वो दिखाई देती है कि उसका जो सौंदर्य है वो मादकता से युक्त है। यहाँ पर आसवदत्ता बलौ जो कहा गया, तो वो उसका जो सौंदर्य है वो मादकता से युक्त है, और वो नायक में भी मादकता का समावेश करती हुई दिखाई देती है। फिर पद्मावती पर हम आते हैं तो वह कमल के समान सुंदर है, अच्छे लक्षणों से युक्त है और कोमलता से भी युक्त है। वसंतक जो विदूषक है और उदयन का मित्र है, वो हास्य उत्पन्न करने के लिए नाटक में रखा गया है। तो जिस तरह से यहाँ पर वसंतक के लिए कहा गया, उससे भी ये प्रतीत होता है कि जैसे वसंत ऋतु आती है तो हर्ष और उल्लास मन में समाहित होता है, हृदय में प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से वसंतक भी सबके हृदय में हास्य को, हर्ष को उत्पन्न करने वाले हैं। यहाँ पर इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से ये मंगलाचरण रखा गया। इस श्लोक में जो अलंकार है वो मुद्रा नामक अलंकार है, क्योंकि यहाँ नाटककार ने नाटक में जो मुख्य पात्रों की सूचना दी है उससे यहाँ पर ये मुद्रा अलंकार है। और इसमें जो छंद है वो आर्या छंद है, जो बहुत ही सरल सा छंद है। छंदों में हम विशेष रूप से अलग से इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन संदर्भ के लिए हम यहाँ पर देख लें कि आर्या छंद का लक्षण होता है यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 और चतुर्थ में और अष्टादश होती हैं दूसरे चरण में, और चतुर्थ में पंचदश 15 मात्रा होती है, वह आर्या छंद होता है। यहाँ पर बलराम की वंदना की गई है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका जो गुण है वो माधुर्य है, और माधुर्य को बहाने वाले शब्दों का प्रयोग करने से यहाँ की जो रीति है वो वैदर्भी रीति है। यदि हम इसके व्याकरण को देखें तो उदय नवेंदु सवर्णौ, यहाँ पर जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये निकलता है उदय नवेंदु सवर्णौ। तो इसे हम, इसका जो समास है वो हम देख सकते हैं, नवश्चासौ इंदुः नवेंदु कर्मधारय समास, उदये नवेंदु सप्तमी तत्पुरुष,
समानो वर्णो ययोस्तौ सवर्णो बहुब्रीहि और उदय नवेंदुना सुवर्णो। तो इस तरह से तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पर बनता है। अगर शब्दों का प्रकृति प्रत्यय देखें तो आसव शब्द में औपसर्ग स के साथ में अप लगता है। अवतीर्ण में औपसर्ग त्रिधातु से त प्रत्यय होता है। पाताम में पा धातु लोट लकार प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बनता है। तो यहाँ इस तरह से शब्दों को निकाल करके आप उनके प्रकृति प्रत्यय भी बता सकते हैं। अब हम बात करें इसमें जो सबसे पहले शब्द दिया नांद्यन्ते, नांदी पाठ के बाद में। तो नाटक को प्रारंभ करने से पहले उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो स्तुति की जाती है उसको नांदी पाठ कहा जाता है। और जो काव्यशास्त्री हुए हैं उन्होंने उसकी परिभाषाएं दी हैं और उन्होंने कहा है, अन्य अलग अलग प्रकार से कहा है। जैसे साहित्य दर्पणकार जो विश्वनाथ हैं उन्होंने नांदी पाठ के लिए कहा है कि देवता ब्राह्मण राजा आदि की आशीर्वाद युक्त स्तुति जिसके द्वारा की जाती है उसको नांदी कहते हैं। मंगल गान वाद्य आदि को भी नांदी कहते हैं, जो नाटक में रंगमंच पर नहीं होती है बल्कि वो नेपथ्य में होती है। नेपथ्य का तात्पर्य पर्दे के पीछे से होती है। अन्य नाटककारों से भास के जो नाटक हैं उनकी यही विशेषता है कि नांदी पाठ की समाप्ति के बाद में भास ने सूत्रधार को यहाँ पर रंगमंच पर उपस्थित किया है, जबकि अन्य जो नाटककार होते हैं वो उसी के साथ में उनको प्रवेश करवाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नांदी पाठ के बाद में मंगलाचरण हुआ। ये मंगलाचरण समाप्त हुआ। मंगलाचरण के उपरांत एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, आर्य मिश्रों के, अब वो जो सूत्रधार है वो कह रहा है कि जो आर्य मिश्र हैं उनसे मैं ऐसा कहता हूँ, आदरणीय जो सज्जन लोग हैं उनसे मैं ऐसा कह रहा हूँ। अय कहते कहते वो रुक जाता है कि अरे किम्नु खलु मयि विज्ञापन विग्रह शब्द इव श्रूयते, मेरे द्वारा कहना प्रारंभ करते ही ये कैसे शब्द सा सुनाई दे रहा है, आवाज़ सी कहाँ से आ रही है। अंग अच्छा पश्यामि देखता हूँ, नेपथ्य पीछे से वो मंच पर आता है और कुछ कहना प्रारंभ करता है। किससे कहना प्रारंभ करता है? जो दर्शक बैठे हुए हैं, दर्शक दीर्घा में, उनसे वो बात करना प्रारंभ करता है कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरा आपसे ये निवेदन है। वो बोलता है, इतनी ही देर में उसे कोई आवाज़ आती है और वो कहता है कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जैसे ही मैंने बोलना आरंभ किया ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, अच्छा तो मैं देखता हूँ। नेपथ्य, फिर वो पीछे से आवाज़ आती है और इसके बाद आप देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो भाषा लिखी हुई है उस सरह अय्या, ये प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा क्यों लिखी हुई है? क्योंकि जो नाटक होते हैं उसमें पुरुष पात्र और पुरुषों में भी जो मुख्य पात्र हैं, पुरुष के जो उच्च पात्र माने गए हैं वो संस्कृत का प्रयोग करते हैं। निम्न जो पात्र हैं या मध्यम जो पात्र हैं और स्त्री पात्र वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो भाषा है वो प्राकृत भाषा लिखी गई है। तो क्योंकि यहाँ पर जो पीछे से बोलने वाले हैं वो सैनिक हैं, वो उच्च पात्र नहीं है, इसलिए वो प्राकृत का प्रयोग कर रहे हैं। उसकी संस्कृत आगे कोष्ठक में है, हम उससे आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं, उत्सरत उत्सरत आर्या उत्सरत, हटो हटो आर्यो सज्जनों हटो। पीछे से आवाज़ आ रही है, कोई लोगों को हटा रहा है कि हटो हटो यहाँ से हटो। सूत्रधार, भवतु विज्ञातम, अच्छा तो मैंने समझ लिया, मैं समझ गया। क्या समझ गया? वो अगले वाले श्लोक में कहता है, भृत्यै मगध राजस्य स्निग्धै कन्यानुगामी भी दृष्टम उत्सार्यते सर्वस्तपोवनगतो जनः। मगध राजस्य, मगध के राजा की कन्यानुगामी भी, कन्या का अनुसरण करने वाले, स्निग्धै भृत्यै, स्नेह करने वाले भृत्यै, उसके सेवकों के द्वारा, सर्वः तपोवन गतः जनः, सभी तपोवन में रहने वाले लोग, धृष्टम धृष्टतापूर्वक, उत्सार्यते हटाए जा रहे हैं। क्या समझा उसने? उसने जब आवाज़ सुनी कि किसे हटाया जा रहा है तो उसे ये ज्ञात हुआ कि मगध राज के जो सैनिक हैं, मगध के जो राजा हैं उनके जो सैनिक हैं। कौन सैनिक? जो उनकी कन्या का अनुसरण करने वाले हैं। कन्या कौन है यहाँ पर? कन्या है पद्मावती। तो मगध राज के जो सैनिक हैं वो पद्मावती के साथ में हैं,
उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसका अनुगमन कर रहे हैं, उसके साथ में आए हैं। और क्योंकि वो पद्मावती से स्नेह रखते हैं तो इसलिए तपोवन में रहने वाले सभी लोगों को वो धृष्टतापूर्वक वहाँ से हटा रहे हैं। निष्क्रांतः ये कह करके वो सूत्रधार वहाँ से निकल जाता है, वो सूत्रधार वहाँ से चला जाता है और ये स्थापना आपकी हो जाती है। अब देखिए कि यहाँ पर जो सूत्रधार है वो दर्शकों को आगामी जो क्रियाएं हैं उसकी सूचना एक प्रकार से देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि उसने कुछ सुना और सुनने के बाद उसने बताया कि मगधराज की जो कन्या है वो वहाँ पर आई हुई है, तपोवन का दृश्य है और वहाँ पर जो तपोवनवासी हैं उनको मगधराज के जो सैनिक हैं वो वहाँ से हटा रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ गया है कि हमें जो दृश्य दिखने वाला है वो किस प्रकार का दृश्य हमको दिखाई देने वाला है। एक तपोवन का दृश्य दिखाई देने वाला है जहाँ पर मगधराज के सैनिक आए हुए हैं। तो ये हमको उन्होंने एक स्थापना करके वो वहाँ से चले गए हैं। स्थापना से तात्पर्य हुआ कि अब नाटक में हमें क्या दिखाई देगा, उस चीज़ को, नाटक की जो कथा वस्तु होती है उसको जब स्थापित कर दिया जाता है, उसको जब प्रस्तावित कर दिया जाता है तो उसको स्थापना कहते हैं, जिसे हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, जिसे हम आमुख भी कह सकते हैं, उसे स्थापना कहते हैं। अलग अलग जो नाटककार होते हैं वो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। भास ने इसके लिए स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। अब हम देखें कि यहाँ पर इस श्लोक में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि व्यंजनों की समानता यहाँ पर दिखाई दे रही है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। स्निग्धई शब्द जो है उसका प्रयोग अभिप्राय से युक्त है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी हमको दिखाई देता है। छंद कौन सा है, तो छंद यहाँ पर है अनुष्टुप, जिसका लक्षण होता है श्लोकेष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्यो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। इस लक्षण वाला अनुष्टुप छंद हमको यहाँ पर दिखाई देता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी हम थोड़ी सी अगर इसकी जानना चाहें तो मगधराजस्य, मगधा नाम राजा, मगधराजः तस्य, मगधराजस्य, तो षष्ठी तत्पुरुष बन जाता है। इसी तरह से कन्यानुगामी भी, कन्याम अनुगंतुम शीले येषामस्ति इति विग्रहे कन्या, अनु उपसर्ग के साथ गम धातु निर्णी लग करके यहाँ पर कन्यानुगामी भी उपपद समास यहाँ पर होता है। स्निग्धई शब्द में स्नेह धातु से त प्रत्यय लगा हुआ है, भृत्य शब्द में भ्री धातु से क्यप प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह से हम शब्दों को निकाल करके और जो भी हम उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी बता सकते हैं, जो हमें बहुत आसानी से समझ में आ रही है, उसे हम अपनी परीक्षा में बता करके आ सकते हैं। नेपथ्य शब्द यहाँ पर आया है। नेपथ्य के विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है उसको नेपथ्य कहा जाता है। जब नाटक का मंचन होता है तो सभी चीज़ें पर्दे के सामने नहीं दिखाई जा सकती हैं, मंच पर सारी चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती हैं, तो जो मंच के पीछे होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। जहाँ पर जो पात्र हैं उनको सजाने का कार्य होता है, उनकी वेशभूषा धारण होती है और जो भी नाटक के कार्य हैं उनका जो स्थापना वहाँ पर होती है, उनकी तैयारी जहाँ पर होती है, और बहुत से दृश्य जो सामने नहीं दिखाई देते हैं उनको नेपथ्य से किसी तरह से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से सूत्रधार एक स्थापना करके नाटक की एक भूमिका, एक प्रस्तावना तैयार करके यहाँ से चला जाता है। तो ये हमारा नाटक यहाँ से आरंभ हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे जब हमें एक तपोवन का दृश्य दिखाई देगा और वहाँ पर हमें दिखाई देगी मगधराज जो दर्शक हैं जिनकी अभी हमने चर्चा की थी, उनकी बहन पद्मावती और उनके साथ में वहाँ के सैनिक, और हमें क्या दिखाई देगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।